हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, अभी तक आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी के बारे में, कि महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय था, उनका जो जीवन है वो कहाँ से शुरू होता है, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा था, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, तब जाके आपको यहाँ से समझ में आने वाला है। क्योंकि मैंने 1920 तक पूरा असहयोग आंदोलन जो था वहाँ तक मैंने कवर करा दिया, और मैंने कहा था कि पार्ट 2 में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा महात्मा गांधी का जीवन परिचय। तो उसी जीवन परिचय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि चरखा संघ की स्थापना में 1925 जो हुई थी उसमें महात्मा गांधी जी का कैसा रोल था। तो सबसे पहले इसका अहम बिंदु हम लोग यहाँ से देखेंगे। सितंबर 1925 में गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। गांधी जी को चरखा जो था वो बहुत ही प्रिय था। यहीं से भारत में चरखे का प्रसार प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी स्वयं अपने हाथ से सूत काटते थे। उन्होंने पूरी तरह स्वदेशी को अपना लिया था। यहीं से महात्मा गांधी जी ने पूरी तरह से स्वदेशी को अपना लिया और उसके बाद कभी भी सूट बूट में नज़र नहीं आए। एक धोती लपेटे रहते थे और पूरा अंतिम जो जीवन था वो धोती लपेटे लपेटे गुजर जाता है उनका। गांधी जी ने अपने सभी अनुयायियों को सूती अपनवाया और चरखा काटा और सूती खादी वस्त्रों के रूप में सामने आया। यही जो था वो सूत खादी वस्त्रों के रूप में सामने आया। जो सूत काटते थे महात्मा गांधी चरखा संघ के आंदोलन की वजह से, उसी के तरह से ही आया कौन सा तुम्हारा सूत खादी वस्त्र। इसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो इसके बाद शुरू हो जाता है तुम्हारा दांडी यात्रा। यानी कि दांडी यात्रा से पहले 1930 में ही भारत में शुरू हुआ था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया भारत में, और पहली बार यहाँ पर झंडा भी फहराया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार आज़ादी का झंडा फहराया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों को अंग्रेजों की चाल से अवगत कराते हुए कहा था, अब समय आ गया है कि हम लोग आपसी फूट को भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ें। आज़ादी किसी विशेष धर्म अथवा व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर गांधी जी ने साफ कह दिया था कि आज़ादी किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आज़ादी पूरे भारतवर्ष के लिए, वो चाहे जिस धर्म से आता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए आज़ादी का महत्व उतना ही होगा जितना कि मेरे लिए। इसके बाद की अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो 1930 शुरू हो जाता है, और 1930 में ही भारत में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात जो है 1930 में कही गई थी, और इसका जो है इसका पहला चरण भी शुरू हो जाता है 1930 में, क्योंकि ये 2 चरणों में शुरू किया गया था। पहला चरण वो था जब महात्मा गांधी जी 1931 में इसको स्थगित करके चले जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, और दूसरा चरण वो होता है जब 1931 में गांधी जी वापस आते हैं और फिर से इसी आंदोलन को शुरू करते हैं। तो इस आंदोलन को 2 चरणों में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो असहयोग, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा जन आंदोलन था। यानी कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा जन आंदोलन था, जिसका अर्थ था विनय पूर्वक आज्ञा ना मानना। भाई, असहयोग यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि विनय पूर्वक आज्ञा को ना मानना ही क्या था, इसका अर्थ था। इस आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था उसको नमक रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से, दांडी यात्रा से की जाती है, और ये शुरू होती 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। ठीक है, कहाँ तक? 12 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल तक ये चली जाएगी। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इस यात्रा को शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ, और इसका लक्ष्य जो था वो नमक पर जो कर लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उसको तोड़ना था। इसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो दांडी मार्च जो है वो 24 दिनों तक लगातार चली। 200 मील पद यात्रा की महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसके बाद सरोजिनी नायडू जो है वो पूरी यात्रा को सफल करती हैं। गांधी जी ने यहीं पर कह दिया था कि स्वराज्य के बिना हम आश्रम नहीं लौटेंगे। यानी कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल पाएगा हम साबरमती आश्रम नहीं आएंगे। लेकिन स्वराज्य की बात करते करते अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और पूरी यात्रा को सरोजिनी नायडू जो इनके साथ थी वो करेंगी।
गांधी जी के इस कार्य से भारत की जनता में एक बार फिर से जागृति पैदा हो गई थी। एक बार फिर आज़ादी के लिए संघर्ष तेज हो गया था। इतने व्यापक समर्थन को देखकर अंग्रेज सरकार घबरा गई और चिंता में आ गई। उन उसने घबराकर 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और जनता पर भी शासन का अत्याचार बढ़ने लगा। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद अंग्रेज जो है वो जनता पर अत्याचार बढ़ाने लगेंगे। इसी के साथ शुरू होता है तुम्हारा असहयोग आंदोलन का विस्तार। गांधी जी को जेल में चले गए हैं, लेकिन अब इसका विस्तार कौन करेगा? तो इसका विस्तार जो है 4-5 लोग जो थे वो प्रमुख थे, जिन्होंने पूरे भारत में इस विस्तार को करा दिया। जैसे भारत में साबरमती से लेकर दांडी तक महात्मा गांधी की यात्रा, महात्मा गांधी जी के द्वारा यात्रा शुरू की गई। वैसे ही 3-4 यात्राएं भारत में चल रही थी उस समय। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पर है पेशावर, ठीक है, यहाँ पर है पाकिस्तान में पेशावर, और पेशावर से एक यात्रा को चला रहे थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान जो था वो पेशावर से लड़ रहे थे और इन्होंने कहा था कि हम भूमिकर को नहीं देंगे, भूमिकर को नहीं देंगे। इन्हीं के द्वारा जो है वो लाल कुर्ता आंदोलन शुरू किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा लाल कुर्ता आंदोलन शुरू किया गया था और इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। कहाँ से करेंगे? तो ये पेशावर से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नागालैंड स्थित है और नागालैंड से गैडिल्यू नामक एक लेडीज़ थी, एक बिटिया थी, या बिटिया कह सकते हैं इसको। ये केवल 13 साल की थी, केवल 13 साल की थी और इन्हें 1930 में क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार इस बेस पे किया जाता है क्योंकि जो गैडिल्यू थी ये स्वतंत्रता के लिए भारत में लड़ रही थी और 1930 में असहयोग आंदोलन को पूर्वी क्षेत्र में प्रसारित करने का काम इन्होंने ही किया था। 13 वर्ष की थी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1930 में और 1950 में इनको रिहा करा जाता है। यहाँ पर भारत सरकार की एक गलती ये थी कि भारत सरकार सिर्फ जो है वो उत्तरी भारत का क्या करती थी? उस समय उत्तरी भारत का विकास करना चाहती थी। 47 के बाद 3 साल हो गए थे। 3 साल बाद में तुमको ये तक नहीं दिखा कि एक बिटिया जो थी वो 13 साल की जब से जेल में बंद है और उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी किसकी बनेगी? 47 के बाद चाहते तो आप लोग छुड़ा सकते थे। 47 के पहले भी बहुत सारे नेता छूटे थे, तो क्या गौडुल्लू को नहीं छुड़ाया जा सकता था? तो पूर्वी जो भारत था उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया भारत सरकार के द्वारा और इसीलिए गैडिल्यू को इतने सालों तक जेल में रहना पड़ा। 1947 के बाद भी जब देश आज़ाद हो जाता है उसके 3 साल तक जेल में रहती हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है और जवाहरलाल नेहरू इन्हें रिहा करवाते हैं और इसके बाद इन्हें रानी की उपाधि से सौंपा जाता है, रानी गैडिल्यू को। कहाँ से लड़ रही थी? तो नागालैंड से थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद तमिलनाडु के चेन्नई से, तमिलनाडु का यहाँ पर एक तमिलनाडु है अपना राज्य है एक, यहाँ पर चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई है और यहाँ पर तमिलनाडु से एक यात्रा शुरू की गई थी। उसका स्थान मैं भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ से सी राजगोपालाचारी जो है वो यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद केरल था, ठीक है, केरल में भी एक यात्रा शुरू की गई थी, ठीक है, केरल में भी के कलपक्कन के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर भी इस यात्रा को शुरू किया गया था। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे भारत में विस्तारित किया गया। पाकिस्तान के पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक दल की स्थापना की गई थी, जिसे लाल कुर्ता दल भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने पाकिस्तान के पेशावर में भू राजस्व कर देने से मना कर दिया था। अब देखना, भारत आज़ाद हो जाएगा और आज़ादी के बाद सबसे पहला भारत रत्न जो है एक पर्सन को दिया जाएगा, यानी कि विदेशी पर्सन को दिया जाएगा और वो थे तुम्हारे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन हो जाएंगे? तुम्हारे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था? जिन्हें मिला था भारत रत्न। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे केरल के पायन्नूर से कालीकट तक के कल्पन ने यहाँ पर पदयात्रा की थी। केरल में जो पायन्नूर है, पायन्नूर से कालीकट तक के कल्पन ने यहाँ पर पदयात्रा की थी। वैसे ही कृष्णपल्ली से विधानम तक
कृष्णपल्ली, ठीक है, कृष्णापल्ली से विद्यानम तक मद्रास में जो स्थित है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा यहाँ पर पदयात्रा की जाती है। नागालैंड में 13 वर्ष की लड़की जो गैडिल्यू थी ने आंदोलन का विस्तार किया। गैडिल्यू को 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। 1950 में गैडिल्यू को भारत सरकार के द्वारा रिहा कराया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। गांधी जी की अब इसके बाद होगा क्या? गांधी जी तो जेल में बंद हैं, गांधी जी जेल में बंद हैं और उधर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कर दिया गया है। 1930 निकल जाता है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन क्या क्या हुआ था, उसमें कौन शामिल हुआ था, मैंने सब कुछ पिछले वीडियो में बता रखा था, जब मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया था, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाया था, और उसके पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। तो उसमें मैंने कहा था जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हो चुका था, कांग्रेस उसमें नहीं गई थी, लेकिन दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस को शामिल किया जाएगा, और उसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता होगा, जिसे कहेंगे गांधी इरविन समझौता, यानी कि 5 मार्च 1931 को। गांधी जी की दांडी मार्च का नतीजा यह सामने आया कि अंग्रेजी सरकार के गवर्नर इरविन ने मजबूर होकर उन्हें संधि के लिए बुलाया। इस प्रकार गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद गांधी जी भारतीय जनता के प्रतिनिधि बनकर लंदन में होने वाली द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचने से पहले ही भारत वाले लोगों को आश्वासन दिला दिया था कि इस कॉन्फ्रेंस से भारतीयों को किसी बड़े नतीजे की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में प्रदर्शित की गई थी, उसी के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, ये मैंने बता दिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो 1930 में किया गया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए कॉन्फ्रेंस असफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में किया गया, कांग्रेस ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में किया गया, और 1932 में ही महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट किया जाता है, क्योंकि 1932 में जो है वो दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण दे दिया गया था, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 1932 में अनशन शुरू कर दिया था। उसी अनशन को समाप्त करने के लिए भारत में पुनः पैक्ट समझौता कराया जाता है। बातें चल रही थी 1939 से 1945 तक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, लेकिन भारत वालों को आश्वासन दिलाया गया कि हम जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारत वाले अब इतना इंतज़ार करने वाले थे नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों से जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो देख चुके थे अंग्रेज़ों की चाल क्या थी। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक बुलाई जाती है 1942 में, जो वर्धा में आयोजित की गई थी। सभी सदस्य चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को स्वराज्य के बदले सहयोग दिया जाए, मगर गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे। उन्हें मालूम था कि युद्ध में जनता का खून बहेगा, मगर वे कांग्रेस पर इसलिए भी दबाव नहीं डाल सके क्योंकि कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों ने क्या कर रहा था, इसमें अपने विचार रखे थे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने इसमें कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों को सोच विचार का अवसर दिया। अगले माह 1942 के अगस्त माह में मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 8 अगस्त की आधी रात तक सोच विचार हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को ललकारा जाए और नारा दिया जाए कि भारत अंग्रेजों छोड़ो। ये कांग्रेस ने यहाँ पर निर्णय लिया। तो यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी 1942 में। बौखलाहट में अंग्रेजी सरकार जैसा किया करती थी अक्सर, वैसा ही उसने किया कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को पकड़कर जेलों में ठूंस दिया गया, मगर इनसे ना तो जनता की आवाज़ दबी और ना ही उनके कदम रुके। विवश होकर अंग्रेजी सरकार को गोली चलानी पड़ी। हिंसा और अहिंसा का वैसा संघर्ष ना तो 1942 के पहले देखने को मिला था और ना ही इसके बाद देखने को मिला। हजारों निर्दोष मारे गए, लाखों घायल हुए और हजारों को जेलों में ठोस दिया गया। कितनों की जान कोड़ों से मार मार कर ले ली गई, कितनों को फांसी पर लटका दिया गया, मगर इतना सब होने पर भी जनता की आवाज़ नहीं दबी। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया, 8 अगस्त की आधी रात को घोषणा होती है, 9 अगस्त को सारे बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया जाता है जेलों में। अब ये जो आंदोलन था पूरी तरह से जो लीडर विहीन हो जाएगा।
लेकिन महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि अब जो है वो हर एक व्यक्ति जो है अपना नेता स्वयं होगा, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अंग्रेज इतने साल से उनके साथ ऐसा ही करते आ रहे थे कि जैसे ही मैं आंदोलन चलाऊंगा वैसे ही अंग्रेज जो है मुझे जेल में बंद कर देंगे और सारे बड़े नेताओं को बंद कर सकते हैं। इसलिए सारे लोगों को ये कह दिया था कि अब हर नेता जो है, हर व्यक्ति जो इस आंदोलन में शामिल है वो अपना नेता स्वयं होगा, इसलिए आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल होता है और इसी आंदोलन को देख करके भारत में अंग्रेज़ों ने आज़ादी दी। लेकिन उधर जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो पाकिस्तान के रट लगाया था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जिन्ना की पाकिस्तान की जिद क्या थी। गांधी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि देश में शांति बनी रहे और देश की एकता पर कोई आँच ना आए, मगर जिन्ना ने स्पष्ट कह दिया था कि पाकिस्तान से कम कोई चीज़ स्वीकार ही नहीं करेंगे। उनकी इच्छा पूर्ति का अर्थ था भारत का बंटवारा। यह सुनकर गांधी जी की आत्मा रो पड़ी। उन्हें लगा मानो उनके शरीर के दो टुकड़े होने वाले हैं, मगर होनी को कौन टाल सकता था। 15 जून 1947 को भारत और इंग्लैंड में एक साथ घोषणा की गई कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश होंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना का परिणाम था, लेकिन आज के लोग जो है वो महात्मा गांधी को दोष देते हैं। महात्मा गांधी जी को दोष इसलिए देते हैं कि महात्मा गांधी जी ने आंदोलन क्यों नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उन्होंने ये कहा है कि मैं अनशन तो कर सकता था, लेकिन अनशन किसके खिलाफ करूं, जब मेरे ही समुदाय के लोग, मेरे ही संगठन के लोग अगर उस बात को चाहते हैं तो मैं उसके विरुद्ध कभी भी अनशन नहीं करूंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं गांधी जी मन से इसके सख्त खिलाफ थे, मगर हालात इतने ख़राब हो चुके थे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने यह आवाज़ भी उठाई कि गांधी जी आखिर भारत विभाजन के विरुद्ध अनशन क्यों नहीं करते। इस पर गांधी जी ने कहा, जो व्यवस्था मेरे सहयोगियों को पसंद है उसके विरुद्ध अनशन नहीं करूँगा। और फिर भारत विभाजन के साथ ही रक्तपात का दौर शुरू हो जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के रक्त से अपने दोनों एक दूसरे के भारत विभाजन के साथ ही रक्तपात का दौर शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के रक्त से अपने हाथ रंगने लगे। कलकत्ते में ज्यों ही सांप्रदायिक दंगे भड़के, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके इस महान कार्य से ही वहाँ शांति स्थापित हो सकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब कलकत्ता में जब सांप्रदायिक दंगे भड़के थे तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इसके बाद ही क्या हुआ कि कलकत्ता में जो दंगे थे वहाँ पर रोक लगाई गई। इसके बाद क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ। लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि आज़ाद भारत में पहला जन्मदिवस गांधी जी का जो मनाया गया वो 2 अक्टूबर 1947 को था। गांधी जी 79वें वर्ष में प्रवेश किया। आज़ाद भारत में यह उनका जन्म दिवस और दुर्भाग्य से ही यह उनका जन्म आखिरी सिद्ध हुआ। उस समय भारत के जो हालात थे उन्हें देखकर गांधी जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी वह ऐसा तो था नहीं। ऐसी आज़ादी की कामना उन्होंने भला कब की थी जिसमें उनके भारत के टुकड़े हो जाएं, जिससे देश की जनता आपस में ही कट कर मरने लगे। भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद कांग्रेसी नेताओं में ही मतभेद उत्पन्न हो गया। जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी की इच्छा से ही आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि उसके लिए भी सरकार चलाने का कोई आसान कार्य नहीं था, फिर भी जब भी अधिक उलझन में पड़ते तो गांधी जी से सहायता लिया करते थे। अब मैं बात करूंगा गांधी जी की निर्मम हत्या कैसे हुई थी। इतना करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति गांधी जी को गोली मार दे तो उससे ज़्यादा असुरक्षित देश कोई हो सकता था उस समय। और आज लोगों को लगता है पाकिस्तान में इमरान खान को एक गोली मार दी गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान देश सुरक्षित नहीं है। अब आप लोग ये बता दो हमें कि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं, लेकिन भारत में 3 प्रधानमंत्रियों, 2 प्रधानमंत्रियों और एक राष्ट्रपिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो भारत क्या सुरक्षित नहीं है? लेकिन तर्क लगाने की कोई क्षमता ही नहीं रह गई है। गोदी मीडिया और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के जरिए सारी न्यूज़ें जो हैं फेक दी जाती हैं, वैसे ही सब चलते रहते हैं। गांधी जी की निर्मम हत्या की जाती है 30 जनवरी 1948 की शाम 5:05 पर। गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए बिड़ला भवन से निकले। साथ में उनकी 2 पौत्रियां आभा और मनु भी थीं। वह गांधी जी को दाहिनी और बाईं ओर से सहारा दी हुई थी। 79 वर्ष के थे। गांधी जी बूढ़े हो चुके थे काफ़ी, उनके पैरों में जान बची नहीं थी। तो उनकी जो पौत्रियां थी आभा और मनु उनको साथ सहारा दी हुई थी, एक बाईं ओर थी और एक दाईं ओर थी।
तभी नाथूराम गोडसे नामक एक भीड़ से युवक निकलता है और गांधी जी को पहले तो क्या करता है, प्रणाम करता है। उसके बाद उसने फुर्ती से अपने वस्त्रों में छिपी रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां दाग दी। एक गोली गांधी जी के पैर में लगी, एक पेट में और एक छाती पर। गांधी जी तुरंत भूमि पर गिर पड़े और उनके मुख से निकला हे राम। शाम 5:25 पर गांधी जी ने अंतिम सांस ली। यानी कि आप ये लोग याद रखना, 5:05 में गोली मारी गई और 5:25 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यानी कि 20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उनके इस मुख से निकला था अंतिम शब्द हे राम। ठीक है, तो ये रहा महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय और मैंने कुछ ऐसे तथ्यों को यहाँ पर शामिल किया है जो महात्मा गांधी जी के सत्य के साथ मेरी प्रयोग नामक पुस्तक से लिए गए थे सारे के